जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डिफेंस वाला पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शक्ति बैच के अंदर हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर चुके थे और हमने रिफ्लेक्शन के पार्ट को पूरा कर लिया। आज है लेक्चर नंबर 11 यानी रिफ्रैक्शन। मैंने आपसे कहा था ऑप्टिक्स 3 पार्ट के अंदर रहेगी बेटा। बड़ा टॉपिक है ना, और बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। लास्ट लेक्चर भी हमारा लगभग 1.5 घंटा हो गया था, है ना। आज का ही मुझको लगता है कि काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, इसलिए कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की, ठीक है ना, कम टाइम के अंदर। क्योंकि टाइम मैं मानता हूं कि भैया हम सभी के पास बहुत कम है, हमारे पास भी, आपके पास भी, है ना। तो एक पूरा रिवीजन आपको रिफ्रैक्शन का मिल जाएगा आज के लेक्चर से। और तीसरा वाला जो लेक्चर होगा, यानी जो इसके बाद आएगा लेक्चर, उसके अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, और अलग अलग तरह के पिगमेंट्स को मिला करके कैसे कलर बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर, इसलिए उसके लिए मुझे अलग से एक लेक्चर लेकर के आना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था भैया लास्ट लेक्चर में, किया कि नहीं किया? सच्ची सच्ची बताओ, किया? चलो, मैंने देखा था बहुत सारे कमेंट थे बेटा नीचे। ऐसे ही करना, आज भी मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ होमवर्क देने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद अपने बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर शक्ति बैच को सर्च करना है, बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, पैसा कोई नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि क्लासरूम सेक्शन में जाना है और फिजिक्स टैब को एक बार आप टैप करेंगे तो आज के जो लेक्चर, आज की जो डेट है उसके नीचे ये लेक्चर का नाम और उसके साथ ही लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है रे ऑप्टिक्स का ही रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, यानी रिफ्रैक्शन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन होती क्या है ना। ये रिफ्रैक्शन चीज क्या है भाई? तो रिफ्रैक्शन होती है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में घुसे, यानी मीडिया को ट्रांजिट करेगी, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकल करके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी लाइट घुसती है, यानी मान लो एयर से वाटर में घुसती है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर से किसी और गैस में घुसती है, कोई एक ऐसी इनविजिबल नाइट्रोजन गैस है ना, उसके अंदर घुसती है, प्योर नाइट्रोजन गैस का कोई कंटेनर है, उसके अंदर लाइट घुसती है, ठीक है। वैक्यूम से आती है, एटमॉस्फेयर में घुसती है, ठीक है। ये सब की सब क्या करेंगी? ये सब की सब लाइट के पाथ को टेढ़ा कर देंगी, लाइट के पाथ को तिरछा कर देंगी। लाइट जिस पाथ पर चल रही थी उसको छोड़ के किसी और तिरछे पाथ पर निकल जाती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना। इस फिनोमिनन का नाम है रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नींबू देखा होगा पानी के ग्लास में रखा हुआ, पानी का ग्लास है कांच का, उसके अंदर एक नींबू पड़ा है, वो नींबू इतना बड़ा दिखता है, इतना सा नींबू होगा, इतना बड़ा दिखेगा। वो क्यों दिखेगा इतना बड़ा? क्या कारण है उसके पीछे? कारण है रिफ्रैक्शन, कारण है रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन जब कई जगह पर देखने में आती है, विभिन्न विभिन्न जगह पर देखने में आती है, ठीक है ना। आपको मछलियां जो हैं वो जितना नीचे डेप्थ में होती हैं उससे ऊपर तैरती दिखती हैं। आप एक सिक्के को रखोगे किसी वाटर के उसमें, आपने एक मान लो बोल ले रखा है, उसमें पानी है, आपने वहां पे सिक्के को रखा तो सिक्का आपको उभरा हुआ दिखेगा। टेढ़ा देखोगे सिक्के की अलग पोजीशन दिखेगी, सामने देखोगे सिक्के की अलग पोजीशन दिखेगी, सिक्का अलग अलग पोजीशन पर दिखता है, ठीक बात है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना। ऐसे अनगिनत एग्जांपल है रिफ्रैक्शन के, अनगिनत एग्जांपल है ऐसे रिफ्रैक्शन के, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब एक लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसती है, जैसे एग्जांपल ले लो कि एयर से किसमें घुसती है? ग्लास में। ये रेयरर डेंसर क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है बेटा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, आज उसको भी डिस्कस करेंगे हम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना रेयर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंसर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उतनी ही लाइट की स्पीड भी कम होती है। तो लाइट की स्पीड्स का रेशियो होता है असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात का सूचक है, इस बात की सूचना देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात की सूचना देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डेंसर है पिछले वाले ऑब्जेक्ट से, या कितना ज्यादा रेयर है पिछले वाले ऑब्जेक्ट से। वो बात बताने के इंडेक्स का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बाकी करेंगे बात, कोई बात नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। मैं अभी दिखाता हूं आपको डायग्राम बना करके। ऐसे ही अगर वो डेंसर से रेयर में जाती है,
डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में। यहां क्या कर रही थी, यहां एयर से ग्लास में, यानी रेयर से डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन अगर डेंसर से जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। मैं अभी आपको दोनों की फिगर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है, वो तो है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांजिट होती है, घुसती है एक से दूसरे में, तो बेंड हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब इससे ऊपर एयर है ना, और इससे नीचे कांच है, ग्लास है, ठीक है। ऐसे यहां पर ले लेते हैं, ऊपर वैक्यूम है, नीचे डायमंड है, ठीक है। और लाइट क्या कर रही है, लाइट रेयर से आ रही है डेंसर में, तो ये रेयर है और ये डेंसर है। दोनों का मुकाबला किया जाए तो ग्लास डेंसर है, एयर जो है वो रेयर है। यहां पर वैक्यूम जो है वो कंप्लीट रेयरिटी दिखाता है ना, रेयरेस्ट है वैक्यूम, और डायमंड क्या है, ये डेंसेस्ट है। सारे के सारे मीडियम को कंपेयर करोगे, डायमंड सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं रेयर से डेंसर का, यहां ले रहा हूं डेंसर से रेयर का। तो यहां पर जो लाइट है वो ऐसे गुजारूंगा, देख रहे हैं जरा, लाइट को ऐसे गुजारूंगा। लाइट आई, ये लाइट आई, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है ना, इसी को नॉर्मल बोलेंगे। ये वाला एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बेटा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, वो छोटा बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्यों? क्योंकि लाइट इस पाथ को आगे बढ़ती नहीं, इस पाथ पर आगे बढ़ती नहीं लाइट। फिर कैसे बढ़ती है सर, यहां देख लिखा हुआ बेटा, यहां देख लिखा हुआ है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एंगल आर। समझ गए बात को? नॉर्मल के साथ एंगल लिया जाता है ना, तो ये नॉर्मल का एंगल है एंगल आर, ठीक है। ये नॉर्मल के साथ एंगल है एंगल आर, ठीक है। ये छोटा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यहां क्या होगा, यहां देखो, यहां लाइट जो है वो डेंसर से जा रही है, रेयर में घुस रही है, डेंसर से रेयर में, यानी डेंसर से मैंने लाइट मारी और रेयर में घुसेगी, है ना। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। और एंगल आर कैसा होगा, एंगल आर कैसा होगा, एंगल आर ऐसा होगा, ऐसा होगा एंगल आर। हां कि ना? अरे अवे जाएगी ना। यहां क्या हो रहा था देखो, यहां आई और नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, यहां पर आई और नॉर्मल से अवे चली गई, तो अवे जाएगी, बड़ा एंगल बनेगा ये एंगल आर, ठीक है ना। एंगल आर जो होगा बड़ा एंगल होगा ये, ठीक है जी। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और ये थे इसके दो रूल्स, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये वाला भी और ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, काम आएगा ये, बहुत काम आएगा ये रूल, ठीक है। बढ़ो आगे, ये देखो इमेज बनी हुई है, ये एंगल आई है, ग्लास की तरफ गया तो एंगल आर हो गया। यहां देखो एयर से लाइट आ रही है, ठीक है ना, और ग्लास में जा रही है। और यहां ग्लास से आएगी, ये ग्लास से आएगी, एयर से जाएगी तो ऐसे फैल जाएगी, इस तरीके से फैल जाएगी, ऐसे जाएगी तो, है ना, उस तरफ फैल जाएगी, उस तरफ को निकलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो बिल्कुल, एक तो लॉ बिल्कुल सेम है जैसा रिफ्लेक्शन का था। क्या था कि एंगल आर वाला यहां पर नहीं है, यहां पर दूसरा है, स्नेल्स लॉ। यहां पर एंगल ओ वाला लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ है, यहां पर प्लेन वाला लॉ है ना, वो सेम टू सेम है। कौन सा? कि आई आर, आर आर और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाया करते हैं। देखो पहला वाला ये द इंसिडेंट रे, जीरो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी आई आर और आर आर और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। आप चेक कर लो, तीनों एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में रहेंगे। यही प्लेन है, एक ही प्लेन रहेगा ये सारा, ठीक है ना, ये सारा एक ही प्लेन रहेगा। यहां देखो एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन है। ऐसा नहीं होगा कि एंगल आई, जो इंसिडेंट रे ऐसे गई और रिफ्रैक्टेड ऐसे निकल के बाहर आ गई, ऐसा नहीं होगा। प्लेन छोड़ करके बाहर नहीं आएगी, है ना, प्लेन छोड़ करके बाहर नहीं आने वाली। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ओके। स्नेल्स लॉ पर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज भी करेंगे हम आगे जाकर के। देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो ये रेशियो रहेगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो है रेशियो रहेगा वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रहेगा। किसके बराबर होता है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेटा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट घुस रही है विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला। जैसे मान लो कि लाइट एयर से आ रही है ग्लास में जा रही है, एयर से आ रही है ग्लास में जा रही है, ये आई एयर से, ये चली गई ग्लास में, ठीक है। तो ये होंगे ना एंगल आई एंगल आर, ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर, ठीक है ना। कह रहा इसका साइन लो आप, साइन कॉस टेन, साइन लो इसका। कह रहा इसका साइन आर लो, ठीक है भाई। कह रहा ये हमेशा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। किसके? जिसमें लाइट घुसती है उसके, यानी ये क्या होगा? ये एन ग्लास होगा या म्यू ग्लास कॉमा एयर। क्यों? एयर से आ रही है ग्लास में जा रही है, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो जो होगा हमेशा क्या होगा? म्यू ग्लास और म्यू एयर, ठीक है ना। म्यू ग्लास म्यू एयर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो म्यू जी कॉमा ए, और इसको लिख सकते हो म्यू जी अपॉन म्यू ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी अपॉन वी जी। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों लाइट्स का रेशियो। तो ऊपर क्या है? ऊपर एयर है, एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। यहां पर कुछ कम हो जाएगी, यहां पर कुछ v हो जाएगी, यहां पर कुछ c होती है। एयर में लाइट की स्पीड c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां कुछ v हो जाती है। तो ऊपर आपने c लेनी है, नीचे आपने v लेनी है, ऊपर आपने c, नीचे आपने v लेनी है, ठीक है। ये सारी बातें आपने भूलनी नहीं है, सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूं, देखना। साइन आई लिया अपॉन साइन आर लिया, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जिसमें लाइट घुसती है विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला, है ना। यानी ये होगा म्यू ग्लास कॉमा एयर, क्योंकि ग्लास में घुस रही है एयर के रिस्पेक्ट में। इसी को आप खोल करके ऐसे लिख सकते हो कि भाई ऊपर वाले इंडिविजुअल, नीचे वाले इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऊपर वाला ग्लास, नीचे वाला एयर। म्यू ए वैसे भी 1 होता है, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये सिर्फ म्यू ग्लास ही रह गया, ये सिर्फ म्यू ग्लास ही रह गया, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्टे रेशियो में, जिस रेशियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, इंडिसेस लिखे हुए हैं, उनके उल्टे रेशियो में वेलोसिटीज लिखी जाती हैं। तो ऊपर ग्लास है ना, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा, नीचे एयर है ना, ऊपर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आएगा, cy/vg आएगा। समझ गए? अब आप जानते हो इस बात को, कोई भी वेव होती है तो वो होती है v = लैम्डा न्यू। एसएचएम के अंदर बहुत पढ़ा था इसको हमने, एसएचएम के अंदर बहुत पढ़ा था इसको, v = लैम्डा न्यू, ठीक है। तो आप c की जगह पर क्या लिख सकते हो? c की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी है ना, लैम्डा इन एयर, है ना, इनटू में न्यू, और ग्लास में क्या लिख सकते हो? लैम्डा ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू न्यू। सर न्यू चेंज नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, न्यू चेंज नहीं होता। न्यू क्यों नहीं चेंज होता सर? न्यू डिपेंड करता है सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स कैसे हिल रहा है। तो यार सोर्स तो एक ही है ना, जहां से भी ये लाइट आ रही होगी, मान लो इस बल्ब से लाइट आ रही है, ये बल्ब है जिसमें से लाइट, या सन है मान लो जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो सन तो वैसा का वैसा ही है, सन को थोड़ी पता लाइट कहां घुस गई, सन थोड़ी जानता ग्लास में घुसे के, एयर में घुसे के, वैक्यूम में घुसे के, कहां घुस, सन को थोड़ी, सन से तो लाइट खाली निकल रही है, सन को थोड़ी पता ना लाइट ने कहां जाना है। इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो न्यू से न्यू कट जाएगा, सेम न्यू होगा। इसलिए लैम्डा ए बाय लैम्डा जी, इस टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, इस टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब काम आएगा, ये समझ रहे हो, ये सब काम आएगा और हर एग्जाम में काम आएगा। एनडीए में तो इतना आता भी नहीं है, एनडीए में तो इतना आता भी नहीं है। बाकी एग्जाम, एयरफोर्स के बच्चे भी है कुछ, यहां पर कमेंट देखता हूं मैं, है ना, वो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के, और भी डिफरेंट डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी, तो वहां पर ये जरूर काम आएगा, ये क्वेश्चन जरूर काम आएगी। ये स्नेल्स लॉ से निकल के आता सारा मामला, ना 10th में है, 12th में तो ऑब्वियसली है, 10th में नहीं है ये, ठीक है। ये देखो, ये जो सारी बातें वही हैं, ये सारी वही बातें जो मैंने लिखी है ना। आपको इसको पढ़ना है पढ़ लो, पढ़ना है पढ़ लो, ये याद करना है ये याद कर लो, ये आपके काम आना ही आना है डेफिनेटली। बढ़ते हैं आगे, ये देखो सब कुछ सब, अच्छा ये डेविएशन है भाई, ये डेविएशन है, ठीक है, ये डेविएशन है, ओके। तो ये डेविएशन क्या होती है? देखो कभी भी रिफ्रैक्शन होता है ना, कभी भी रिफ्रैक्शन होता है ना, तो कुछ ना कुछ डेविएशन जो है वो देखने में आती है,
ठीक है, कुछ ना कुछ डेविएशन जो है वो देखने में आती है। और वो जो डेविएशन है वो कहां डिपेंड करती है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है, यार देखो ये लाइट थी, ये वाली हमारी है ना, ये वाली हमारी इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है ना, है ना, और ये मान लो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो ये कुछ इंसिडेंट रे से क्या करती है ना, इंसिडेंट रे को अगर आगे एक्सटेंड करें, ठीक है ना, इंसिडेंट रे को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, है ना, तो उससे कुछ एंगल डेल को बोलते हैं डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो भैया कितनी ज्यादा भटकी है, ये कितना ज्यादा एंगल है? डेविएशन का एंगल किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो डेविएशन की बातें जो है वो ये है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे आप इस मीडियम का, जितना ज्यादा म्यू बढ़ाओगे इस मीडियम का, ठीक है ना, उतना ज्यादा भटकेगा। मतलब यहां पर तो वो उधर जा रहा है ना, देखो ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके का है ये आपका जो इंटरफेस है वो होता है दो मीडियम के बीच का, ठीक है। ये लाइट आई, ठीक है ना, और ये खिंचा नॉर्मल, ये खिंचा नॉर्मल, है ना, और लाइट ऐसे चली गई, ठीक है। तो डेविएशन कौन है? डेविएशन ये है, ये डेविएशन है, ये डेल है, ये डेल है। तो डेल किन बातों पे डिपेंड करेगा? ये डेल किन बातों पे डिपेंड करेगा? ये डेल डिपेंड करेगा इस बात पर, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम का, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये उतनी मुड़ेगी, है ना, ये उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। बात को समझ गए ना, ये उतना ही ज्यादा मुड़ेगा, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। जितनी ज्यादा मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही डिनोट होती है, उतना ज्यादा होगा, ठीक बात है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा वेवलेंथ में कमी आएगी, इसकी वेवलेंथ जितनी घटेगी, ठीक है। और ये जो बातें यहां पर यूज नहीं होती, प्रिज्म में जाकर यूज होंगी, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन बातों का काम आएगा। इस लेक्चर में इतना काम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा काम है। जितना कम लैम्डा होगा, ठीक है ना, जितना कम लैम्डा होगा, जितना डिक्रीज होगा वेवलेंथ में, उतना ज्यादा डेविएशन बढ़ता है, ठीक है। तो डेल, ये जो डेल है, जो डेविएशन है, ठीक है, वो कितनी ज्यादा होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लैम्डा कितना कम है। इसलिए जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर जो होता है जिसका लैम्डा कम रहता है वो ज्यादा डेविएट होता है, ठीक है ना। और रेड कलर जो होता है जिसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, उसका डेल जो है वो कम रहता है, यानी लाल रंग जो है वो कम भटकता है, लेकिन वायलेट कलर जो ज्यादा भटकता है। सारी बातें बाद में काम आएंगी, चिंता ना करो अभी, ठीक है ना, चिंता ना करो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आया, मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर मैं रिवर्सिबिलिटी को डिस्कस करूंगा, तो यहां मैं ले आया रिवर्सिबिलिटी को। देखना आप क्या हो रहा है, देखो भाई, हो ये रहा है कि ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये कुछ नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है ना, तो ये डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेंड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़ी सी और बेंड दिख रही है मुझको, ये दिख रही है ना भाई, हाँ, हल्की सी और बेंड हुई है, ये हल्की सी और बेंड हुई है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी और बेंड हो गई ऐसे, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है 2.2 हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद अवे चलेगी नॉर्मल से, उसके बाद अवे चलेगी नॉर्मल से, देखो जरा अवे चलेगी नॉर्मल से, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इससे कुछ कम होगा, हो सकता है 1.8 हो, है ना। अवे चली गई, है ना। तो भटकी, फिर भटकी, कुछ हुआ, है ना। लेकिन एंड में पता क्या हुआ? एंड में एक मिरर रख दिया गया और मिरर के ऊपर इस रे को नॉर्मल इंसिडेंस करवा दिया गया। मैंने आपसे कहा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी उस दिन से अप्लाई हो जाता है जिस दिन से वो रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है। अब इसने क्या किया? इस मिरर पर ध्यान से देखो भाई, इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस किया, यानी एंगल आई रखा 0, है ना। तो एंगल आर भी क्या हो गया? 0, और ये इसी पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाएगी, इसी पाथ को रिट्रेस करेगी वापस, जहां से आई है वापस वहां निकल जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पढ़ सकते हो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के कुछ कॉमन इफेक्ट्स है, ठीक है। जैसे स्टार का ट्विंकल करना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लेयर, टेंपरेचर ऑफ लेयर, स्पीड, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। सन जो है वो एक्चुअली अपने को दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज से, और एक्चुअल सनसेट के बाद भी वो दिखता रहता है। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास का
टॉपिक है ये भी, लेकिन है ये रिफ्रैक्शन पे डिपेंडेंट, बस ये बता रहा है यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये सारी बातें रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। एक रॉड है जो मुड़ी हुई अपीयर होती है, जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको पानी के ग्लास में रख दिया, या पेंसिल आपके पास, उसको पानी के ग्लास में रख दो, कांच का ग्लास लेना, उसे पानी भरना, उसे पेंसिल रख देना, पेंसिल आपको टूटी हुई अपीयर होती है ना, ऐसा लगता है टूट के अलग हो गई है, वो टेढ़ी सी हो जाती है, वो तिरछी हो जाती है, तो वो एक रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। ओके, अब बारी आती है भाई रियल डेप्थ निकालने की और एपरेंट डेप्थ निकालने की, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, इसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो बेटा जी आपने क्या करना है, आपने इतना ध्यान रखना है बस यहां पर के रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। रियल डेप्थ का मतलब हो गया, रियल डेप्थ का मतलब हो गया कि वाकई में कहां ऑब्जेक्ट है, तो भैया ऑब्जेक्ट यहां पर होता है ना, उसमें से रे निकलती है, मैं पूरी डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा आपको, समझ लेना आप, ठीक है। ये आई है, ये भी आई लेते हैं, tan को लेकर के अप्रोक्सीमेशन लेकर के निकाला जाता है, ठीक है, और ये हो गया r, है ना, ये हो गया r, तो sin i बाई sin r यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा वो रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट, ये ध्यान रखना, रियल डेप्थ ऊपर एपरेंट डेप्थ नीचे। रियल डेप्थ का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक, a से लेके o तक यानी ao, और एपरेंट डेप्थ हो गया यहां से लेके यहां तक यानी ai। तो होता क्या है कि भाई लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई और फैल गई, तो जो भी कोई देख रहा होगा, जिसकी भी आंख में लाइट जाएगी, उसको तो लगेगा यार सामने इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखेगी उसको, है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखेगी उसको, तो उसको ऑब्जेक्ट जो है वो उभरा हुआ दिखेगा, रियल डेप्थ पर नहीं दिखेगा, एपरेंट डेप्थ पर दिखेगा। तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ ये इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, पूरा ड्राइव करके नहीं दिखा रहा मैं, है ना, आप समझ लेना, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिलेटिव डेप्थ का मतलब रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, जब भी आपने रियल डेप्थ निकालनी हो या एपरेंट डेप्थ निकालनी हो, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है ना। देखो आगे कह रहा है, सिंस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एयर, क्योंकि उसका जो म्यू होता है वो 1 होता है, एयर का जो म्यू है वो 1 है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1 है, हेंस रियल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, तो हमेशा रियल डेप्थ जो होगी वो ज्यादा होगी और एपरेंट डेप्थ जो होगी वो कम होगी, हमेशा रियल डेप्थ ज्यादा होगी और एपरेंट डेप्थ कम होगी। यहां से यहां तक एपरेंट डेप्थ है, यहां से यहां तक रियल डेप्थ है, ठीक है ना भाई। तो रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से, ठीक है, रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ से, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब ये बारी आती है TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा ऐसा है कि 2 कंडीशंस होती हैं तब TIR हो सकता है, 2 कंडीशंस होती हैं तब TIR हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि हमेशा 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 लाइट डेंसर से रेयर की तरफ ही जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ ही जानी चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है TIR होने के लिए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। सर ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है? बेटा क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 हो जाए। समझाता हूं जो बोल रहा हूं समझाता हूं। वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 हो जाए, मतलब देखो क्या हो रहा है, ये जो है आपका डेंसर मीडियम है, ये जो है रेयर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर है, ये रेयर है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये भाई कि हमने इस एंगल पर डाली लाइट, ठीक है ना, इस एंगल पर, एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है, ठीक है ना, इस पर लाइट डाली, ठीक है, और लाइट ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, तो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना भाई। आर क्या आ गया, 90 आ गया ना भाई, आर तो 90 आ गया, है ना। और ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तब कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, समझ गए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तब ये कहलाएगा क्या, क्रिटिकल एंगल। तो जब आर हो जाए 90, जब आर हो जाए 90 तो आई बन जाता है आईसी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, आई बन जाता है आईसी। और अगर आई को आपने आई क्रिटिकल से बड़ा कर दिया, आई को आपने आई क्रिटिकल से भी क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो TIR हो जाएगा। यानी देखो यहां पर लाइट डाली है तो ये एंगल बड़ा हो गया आईसी से, ठीक है ना, तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी लाइट, ठीक है, इसी मीडियम में लाइट क्या होगी, वापस आ जाएगी, इसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी, नहीं हो जाएगा TIR, यानी हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो। यानी डेंसर मीडियम में ही लाइट वापस घूम जाएगी, रेयर में जाएगी ही नहीं, ये मतलब होता है TIR का। रेयर मीडियम में लाइट घुसेगी नहीं, डेंसर में ही वापस आ जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी लाइट इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में भी यहां क्या है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो एंगल आर जो लिया जाता है वो 90 लिया जाएगा, एंगल आई जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल।
तो इसकी कंडीशन क्या है वो पता चल गई आपको, ठीक है। I1 जो है वो क्रिटिकल एंगल है और I2 भी I1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है ना। इस फिनोमिनन को जो जिसमें रिटर्निंग बैक हो रहा लाइट का, है ना, लाइट रिटर्न बैक हो रही है डेंसर मीडियम में ही, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दी हुई है ये, ठीक है, कि वो वाला एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कंडीशंस यहां लिख दी गई हैं, ठीक है। डेंसर से रेयर में जाना चाहिए हमेशा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन केसेस है बेटा टीआईआर के, जो डायमंड की ब्रिलियंस है, मतलब डायमंड कितनी उच्च कोटि का है, कितना बढ़िया डायमंड है, वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि उसके ऊपर टीआईआर डाल करके देखा जाता है कितनी अच्छी टीआईआर हो रही है, कितनी अच्छी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ये जो हीरे की चमक होती है ना, ये असल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है। हीरे का सरफेस नहीं चमकता, हीरे का इंटरनल पार्ट चमकता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। हीरे का सरफेस नहीं चमकता, उसमें कोई पॉलिशिंग प्रॉपर्टी नहीं है, हीरे के सरफेस पर कोई पॉलिशिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसके अंदर से लाइट जब घूम करके आएगी तो टीआईआर होकर के आएगी, इसलिए हीरा इतना चमकदार होता है, ठीक है। पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। मिराज, मिराज आप समझते हो क्या चीज होती है? मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, कि जैसे हम मान लो सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि सामने सड़क पे पानी है, जबकि ऊपर धूप होती है। जब बहुत तेज धूप हो ऊपर, है ना, तो धूप में से जो लाइट रे है ना, वो सड़क पर जब पड़ती है, ठीक है, तो रेरर से डेंसर, जब डेंसर से रेरर में जाएगी, ठीक है ना, जो नीचे वाली हवा होती है वो गर्म होती है, रोड के साथ वाली जो हवा है वो गर्म है, और जो थोड़ी सी ऊपर हवा है वो ठंडी है, ठीक है ना। तो डेंसर से रेरर जब भी लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके आती है, इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, डेंसर मीडियम में ही वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ पानी है ना, या फिर रेगिस्तान के अंदर ओएसिस दिखता है, ये भी आपने सुना होगा, है ना, वो मिराज इफेक्ट है, ठीक है, वो सारा मिराज इफेक्ट है। ऐसी लूमिंग होता है, लूमिंग भी इसी वजह से है। जो एयर ठंडी होती है वो समुद्र के पास होती है, ठीक है ना। लूमिंग क्या चीज होती है पता है? शिप होगा ना, आपको उल्टा दिखेगा हवा में उल्टी उसकी इमेज दिखेगी। वो किस वजह से है? वो भी इसी वजह से है, वो भी इसी वजह से। असल में शिप तो भाई पानी में तैर रहा होगा, हवा में उल्टा कैसे लटका होगा वो, लेकिन हवा में उल्टा लटका हुआ दिखता है। आप लूमिंग को सर्च करना, आप जानोगे इस बात को। तो मिराज भी है, ठीक है, लूमिंग भी आता है, ठीक है। और ये देखो हॉट डेजर्ट के अंदर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो अलग अलग है, सही बात है भाई। ऐसे ही लूमिंग के अंदर क्या होता है, जो समुद्री पानी होता है ना, जो समुद्र का पानी है, उसके ऊपर की जो हवा वो ठंडी होती है, उससे थोड़े ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है। तो गर्म हवा के चलते रेयरिटी डेंसिटी आ जाती है दो एयर लेयर के बीच में, एयर की लेयर्स के बीच में रेयर डेंसर का फर्क आ जाएगा। वो फर्क आ जाएगा तो भैया टीआईआर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लूमिंग दिखती है, ठीक है। एयर बबल जो चमकते हैं पानी के अंदर, वो लिखा हुआ है यहां पर नीचे, एयर बबल जो पानी के अंदर चमकते हैं वो भी टीआईआर की वजह से चमकते हैं। इवन रेनबो जो फॉर्म होता है वो भी टीआईआर की वजह से फॉर्म होता है, मतलब टोटल इंटरनल नहीं होती, लेकिन फिर भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर, टीआईआर जैसा ही फिनोमेना है वो भी, ठीक है। हाँ, ऐसे प्रिज्म्स भी आते हैं, है ना, इस तरीके के प्रिज्म्स भी आते हैं, ऐसे वाला प्रिज्म, इस तरह का प्रिज्म, ठीक है ना, 90 डिग्री पर जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये देखने में आता है, उसके अंदर भी टीआईआर देखने में आती है, ठीक है ना। लाइट ऐसे गिरेगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, दोनों जगह पर टीआईआर होगा, यहां भी टीआईआर, यहां भी टीआईआर, ठीक है। इस तरीके के भी प्रिज्म आते हैं बेटा जी, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस की बात कर लेते हैं। देखो लेंस क्या चीज होती है, आप समझते हो ना भाई। आपके सिलेबस के जो लेंसेज है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दो लेंसेज पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं दोनों तरफ से ऐसे बंद होता है, कनकेव होता है दोनों तरफ से खुला होता है, दोनों तरफ से गुफाएं होंगी, है ना, गुफाएं दोनों तरफ से होंगी। इसको कॉनकेव कहते हैं, इस वाले को कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक बात है। तो देखा हुआ आपने इसको, ठीक है। और इस वाले लेंस पर जब लाइट गिरती है तो एक जगह पर इकट्ठी होती है, इस वाले पर जब लाइट गिरती है तो फैलती है। अब फैलेगी तो ये पीछे वाले फोकस को यूज करके फैलती है। तो यहां पर जो फोकस लेते हैं वो नेगेटिव वाला फोकस होता है ना, जिसको आप बोल सकते हो वर्चुअल फोकस। क्यों? क्योंकि रियल रे तो चली गई, ये रियल रे आई थी 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 चली गई थी, लेकिन पीछे
मिलती हैं तो इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं। ऐसे यहां पर इसको क्या कहेंगे, रियल फोकस कहेंगे, क्योंकि रियली में रे आई है और रियली में रे मीट कर रही हैं। तो इस वाले फोकस जो राइट साइड पर है इसको पॉजिटिव फोकस बोलते हैं। यहां पर फोकल लेंथ प्लस ली जाती है, वहां माइनस ली जाती है, ठीक है। तो ये फर्क है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है तो देख लेते हैं भाई एक बार। अगर ये लेंस है, ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है बीच में इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो दो गोले घूम रहा है ऐसे, एक इस तरफ गोला घूमेगा, एक इस तरफ गोला घूमेगा, इसका है ना, दो तरफ से ये अपना कर्वेचर बनाएगा। तो यहां भी एक सेंटर आएगा और यहां भी एक सेंटर आएगा, दो दो सेंटर आएंगे। इस सेंटर को सेंटर ना बोल करके डबल ऑफ फोकस बोलते हैं, सेंटर ना बोल करके डबल ऑफ फोकस बोलते हैं। तो इसका जो हाफ होगा वो एफ होगा, इसका भी जो हाफ होगा वो एफ होगा। यहां वाला 1 1 होगा, वहां वाला 2 2 होगा, ठीक है। तो अब कुछ लेंथ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहां से लेके यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा करी है ना। ये होती है फोकल लेंथ। यहां भी फोकल लेंथ होगी, यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसको अपर्चर बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को, इसका नाम अपर्चर है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स हो गए, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है इसको फोकस 1, इसको ट्वाइस ऑफ फोकस 1, है ना। वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है, जॉइंस द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंसेज। वो लाइन जो दोनों स्फेयर के सेंटर को मिलाए उसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, द सेंट्रल पॉइंट इनसाइड द लेंस, जहां पर लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी का नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, जहां पर लाइट आकर के या तो अपीयर टू मीट हो या एक्चुअली में मीट करे। जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपीयर टू बी मीटिंग होता है, कॉन्केव लेंस में अपीयर टू बी मीटिंग होता है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली मीट करती है। तो जहां एक्चुअल मीटिंग होगी उसको रियल फोकस बोलेंगे, ठीक है। और जहां पर अपीयर टू बी मीट करेगी वहां पर वर्चुअल फोकस कहेंगे उसको, ठीक बात है। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये देख लो आप, है ना, देख सकते हो। बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव, बाय मतलब होता है दो तरफ से कन्वेक्स, ये बाय कनकेव मतलब दोनों तरफ से कनकेव, यहां से भी कनकेव, यहां से भी कनकेव, इधर से भी कनकेव, इधर से भी कनकेव। यहां पर क्या है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी बंद, इधर से भी, दोनों तरफ से गुफा बंद है ना, और इसमें दोनों तरफ से केव है, दोनों तरफ से केव है, तो बाय कॉन्केव बोलेंगे इसको, ठीक। इमेज फॉर्मेशन की बातें करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन जो है, तो चलो बच्चों केसेस पे आते हैं भाई। अब ऐसा है यार, 6 केस है कॉन्वेक्स के, 2 केस है कनकेव के, ठीक है ना। पहला है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, है ना। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर यानी यहां कहीं रखा हुआ है, तो रेज सारी आएंगी ऐसे 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 और आकर के कहां मिलेंगी, F2 पर मिलेंगी, ठीक है ना। नेचर बताओ जरा इस इमेज का, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना, हाईली डिमिनिश होगा और F2 पर बनेगी, ठीक है ना। ये 4 जरूरी हैं, पोजीशन, नेचर और साइज, है ना। ये 4 बातें जरूरी है। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। 2F1 से बियॉन्ड यानी यहां रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, पहली रे से जाएगी तो फोकस से पास करोगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये F और 2F के बीच में बनेगी। नेचर क्या बना, पोजीशन बताओगे 2F और F के बीच में बनी है, एक बात हो गई। दूसरी बात, साइज में कैसी है, छोटी है, डिमिनिश बोलोगे। तीसरा, रियल और इन्वर्टेड है, देखो रियल इन्वर्टेड बन रही है ना, उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तीसरे केस पर आते हैं, थर्ड केस है, आपने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा हुआ, यानी यहां रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, तो यहां रखा हुआ तो क्या होगा, सीधी रह जाएगी F2 से, फिर O से, तो ये ज्वाइन ही होती है एग्जैक्टली 2F पे, है ना। एग्जैक्टली 2F पे ही ये क्या करती है, ज्वाइन करती है। सब बातें आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं, 10th क्लास में सारे केसेस आपने बनाए हुए हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, सेम साइज बन रही है, 2F पे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो एक और केस आ गया रियल इन्वर्टेड का। चौथा केस देख बेटा, चौथे केस में आप 2F1 F1 के बीच में रखोगे तो पहली रह जाएगी F2 से और दूसरी O से जाएगी, तो यहां कहीं देखो पीछे बन रही है, यहां कहीं पीछे बन रही है। तो रियल है, इन्वर्टेड है, ये एनलार्ज्ड है, हाईली नहीं बोलेंगे, एनलार्ज्ड है ना, एनलार्ज बनी है। और कहां बनी है, 2F1 के पीछे बनी है, 2F2 के पीछे बनी है, ठीक है। तो ये था चौथा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है, ये चौथा केस है। फिफ्थ केस की बारी आती है। फिफ्थ केस में आपने F1 पे ही ऑब्जेक्ट को रखना है, यहां पे ही आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। पहली रे सीधी तो F1 से जाएगी, दूसरी O से जाएगी। अब ये कभी नहीं मिलती बेटा, पैरेलल जाती हैं, तो बोलेंगे क्या, कहां बन रही है, तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, ठीक है। फिफ्थ केस है ये, फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, एक बात हो गई। दूसरी बात,
सर नीचे जा रहा है, इसका हेड नीचे जा रहा है, यानी बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। सर नीचे जा रहा है, पैर यहीं पे ही है ना, तो बहुत बड़ी हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। तो आप देखो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल, सब रियल इन्वर्टेड के केस है। छठा केस सबसे अलग है, सिक्स्थ केस सबसे अलग है, ठीक है। सिक्स्थ है बिटवीन F1 एंड O में रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, मतलब यहां रखा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पहली रे यहां तो F2 से जाएगी, दूसरी O से जाएगी। अब ये तो ऐसे फैल रही है लेकिन पीछे इकट्ठी होगी, ये पीछे इकट्ठी होगी, यहां इकट्ठी होगी, है ना, यहां इकट्ठी होगी। तो इस इमेज का नेचर लिखा जाएगा तो बोलेंगे भाई वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि रियल रे तो चली गई ना भाई, रियल रे तो मिलने वाली नहीं, है ना। वर्चुअल रे से मिलकर के बन रही है तो वर्चुअल इमेज हो गई, एक बात। इरेक्ट है, वर्चुअल के साथ ही मिलता है। तीसरी बात, ये लेंस से बिहाइंड में बनी है तो इसकी पोजीशन हो गई बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। और साइज में बड़ी है तो बोलेंगे एनलार्ज्ड है, साइज में बड़ी तो बोलेंगे एनलार्ज्ड है, ठीक है ना। ये हो गया आपका छठा केस। अब बारी आती है दो केसेस कनकेव के, है ना, दो केसेस कनकेव के। तो पहला केस है कनकेव का, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये पहला केस है, ठीक है, कनकेव का। और दूसरा केस कनकेव का है ऑब्जेक्ट एट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस, तो फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब कहीं भी यहां रख दो आप, और यहां पर कहीं दूर रख दो, इधर रे जाएगी सीधी 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 सीधी, फैलेगी तो इस फोकस को यूज करके फैलेगी, ये भी फैलेगी, इस फोकस को यूज करके फैलेगी, ये भी फैलेगी, इस फोकस को यूज करके फैलेगी, ये भी फैलेगी, इस फोकस को यूज करके। तो ये वाले फोकस पर ही आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, है ना। ये वाले फोकस पे आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। आप बोलोगे इमेज कैसी है, छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, एक बात हो गई। दूसरी बात, बन कहां रही है, F1 पर बन रही है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, है ना, क्योंकि रियल रे तो चलेगी ना, तो वर्चुअल रे से मिलकर के बन रही है तो वर्चुअल इमेज ये होगी, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज ये होगी। लास्ट केस आया, पहली रे सीधी निकाली आपने, फोकस को यूज करके फैलेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकालो आप, यहां बन गई, यहां बन गई, ठीक है ना। O और F1 के बीच में बनी है। अब O और F1 के बीच में अगर ये बनी है तो ये पोजीशन हो गई। साइज कैसा है इसका, छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ी, इमेज छोटी, साइज इसका छोटा है, ठीक है। वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी आपको दिख रहा है, तो इसने तो वर्चुअल इरेक्ट ही बनाना है हमेशा। आपके सामने जो एनालिसिस लेकर के आया हूं वही लेके आया हूं कि इन्होंने तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ये बनाना है। इसने सब कुछ बनाना है, सारे स्वाद दिलाने हैं इसने आपको, ठीक है ना। लेकिन 5 केस जो है वो रियल इन्वर्टेड के हैं, छठा केस वर्चुअल इरेक्ट का है, ठीक है। और ये वर्चुअल इरेक्ट को डिमिनिश नहीं बनाता, ये वर्चुअल इरेक्ट को एनलार्ज्ड बनाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ देखो, कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, दोनों तरह की इमेज बनाता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है पोजीशन क्या रखा गया है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा, ये मैंने आपको आगे एनालिसिस दे दिया, ठीक है। अब पावर ऑफ द लेंस की बात कर लेते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन ये f को मीटर में रखना पड़ता है, ये f को मीटर में रखना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी पावर जो है ना, वो डायप्टर में ना आ पाए। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। पावर डायप्टर में ना आ पाए अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, P = 100/f। ये याद कर लो आप, ये याद कर लो आप, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फोकल लेंथ आप यहां पर क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर में बड़े प्यार से रख सकते हो। आपकी फोकल लेंथ मोस्टली सेंटीमीटर में होती है, इसलिए यहां पर आप सेंटीमीटर में रखो, ऊपर 100 है, अपने आप कट करके पावर निकल के आएगी डायप्टर के अंदर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को याद करो, है ना, मोस्टली सेंटीमीटर में होता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं बात। और ये तो आपको याद होगा ही कि फोकल लेंथ अगर बड़ी होती है तो पावर कम होती है, ठीक है। यूनिट डायप्टर है, जितना फोकल लेंथ कम होगा, शॉर्ट होगा, उतना ही पावर उसकी ज्यादा होगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ये। कुछ कॉमन डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं भैया। एक कॉमन डिफेक्ट होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब जिसके अंदर हम लोगों को दूर का नहीं दिख पाता लेकिन पास का दिखता है, पास का साफ। जैसे मुझे जो प्रॉब्लम है, चश्मा जो लगा हुआ है, क्या कौन सा चश्मा है ये मायोपिया को ठीक करने के लिए चश्मा लगाया गया, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाया गया। इसमें क्या है, दूर का जो है ना, वो अपने को सही से विजिबल नहीं है, अपने को धुंधला दिखता है, पास का ठीक दिखता है, तो मायोपिया है। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, पास का ठीक दिखना इज मायोपिया, ठीक है ना। कारण आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कारण आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां तक इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। हां, इसमें जो इमेज बनती है ना वो रेटिना से पहले बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, इस बात का ध्यान रखना आप मायोपिया के अंदर,
जिसमें दूर का कमजोर दिखता है ना, उसमें रेटिना पर इमेज नहीं बन रही। रेटिना यानी जो जो आपकी आई है ना, वो रेटिना जो जिस पे आपको इमेज दिखेगी, जो लाइट सेंसिटिव बॉडी है ना आपकी आई की, उसका नाम क्या है? उसका नाम रेटिना है। तो रेटिना पर तो इमेज बनी नहीं, रेटिना से पहले बन गई, तो वो मायोपिया में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बिहाइंड द रेटिना बनती है हाइपरमेट्रोपिया। यानी हाइपरमेट्रोपिया का मतलब पास का कमजोर, पास की नजर कमजोर, दूर की नजर ठीक। तो पास की नजर अगर कमजोर होगी तो इसका मतलब है कि जो लेंस है ना वो सही से फोकस कर नहीं पा रहा, कमजोर हो गया लेंस। ज्यादातर बुजुर्गों में होता है, अधेड़ उम्र हो जाती है, 40 प्लस एज हो जाती है, तब पास का दिखना कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल हो रहे हैं वीक, तो सही से कन्वर्ज कर नहीं पा रहे लाइट को, पावर कम हो गई है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर लेंस की जो आई लेंस की पावर है, आंख के लेंस की जो पावर है वो घटती है, तो फोकल लेंथ बढ़ती है। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो रेटिना से भी पीछे कन्वर्ज होगा, तो बिहाइंड द रेटिना बनती है। इसमें क्या होता है? इसमें इतना सख्त हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है लेंस के अंदर कि पावर उसकी बढ़ जाती है, घट नहीं पाती, पावर बढ़ जाती है ना? ऐसा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है लेंस को कि लेंस की पावर जो है बढ़ जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। फोकल लेंथ के कम होने से रेटिना के फ्रंट में ही इमेज बन जाती है। रेटिना तक का, रेटिना तो दूर है, रेटिना तक तो इमेज बन नहीं पाती, रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है ना? तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? इस वाले को देखो, हाइपरमेट्रोपिया में पावर घट गई है, पावर घट गई है, तो उसके सपोर्ट में लेंस लगाना पड़ता है। अब हमारी आंख का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, हमारी आंख का जो लेंस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है, और वो बेचारा कमजोर पड़ गया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कन्वेक्स लेंस ही लगाएंगे, है ना? तो डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पावर बढ़ गई है, तो पावर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पावर को कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई जो ज्यादा चौड़ा होगा उसकी चौड़ निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो पावर जिसकी बढ़ गई है, पावर जिसकी बढ़ गई है उसकी चौड़ कम करनी पड़ेगी, यानी क्या करना पड़ेगा? उसके उल्टी पावर का लेंस लगाना पड़ेगा। बोले क्या? कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। तो जो मेरे आंखों का जो लेंस है उनकी चौड़ बढ़ गई है ना? ताकतवर ज्यादा फील कर रहे हैं अपने आप को वो, है ना? तो उनकी ताकत को कम करने के लिए ये जो चश्मा मैंने लगा रखा है ये कनकेव लेंस वाला है। बात समझ में आ गई है ना? अब इसका आपको मैं थोड़ा थोड़ा वो बताता हूं कि कारण क्या है, क्यों हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्यों मायोपिया होता है। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको कि पावर बढ़ती है, पावर घटती है ना? इसी को मैं लिख देता हूं कि लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, पास की नजर कमजोर क्यों होती है? इसलिए होती है, एक बात के लेंस जो है ना, उसकी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है? लेंस की फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, पावर इस वजह से घट जाती है। ठीक है? अब ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए क्योंकि जो आंख के मसल होते हैं, जो लेंस के मसल होते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं उनको, यहां लिख रहा हूं, सिलियरी मसल्स, है ना, जो होते हैं, है ना, वो कमजोर पड़ रहे हैं, वीकन हो रहे हैं वो टाइम के साथ। आज 40-45 उम्र हो गई है तो अधेड़ उम्र हो गई है भाई, तो समय के साथ कमजोर पड़ रहे हैं। तो सिलियरी मसल जो है वो, है ना, कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है, पावर घट जाती है। दूसरी बात ये है कि शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल का शॉर्टन होना। अब ये भाई ऐसा नहीं होगा कि रात को सोया था तो आंखें बड़ी बड़ी थी, सुबह उठा तो आंखें छोटी छोटी हो गई, ऐसा नहीं होता। ये जन्म से होती है दिक्कत, या किसी और वजह से डिफेक्ट आ सकता है ना? किसी बीमारी के कारण से डिफेक्ट आ सकता है। अब पता नहीं क्या कारण होगा इसके पीछे, क्या बायोलॉजिकल रीजन है ना? लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल का छोटा हो जाना, इसमें उल्टा है, इसमें दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसमें आई बॉल जो है वो इलोंगेट का मतलब होता है खिंच जाना, इलोंगेशन का मतलब होता है खिंच जाना। तो आई बॉल खिंच के बड़ी हो जाती है ना? तो इलोंगेशन हो जाती है आई बॉल की। ये हो गया दूसरा। और पहला पावर तगड़ी हो गई है ना, तो बोलेंगे कि कर्वेचर बढ़ गया लेंस का, ये बोलते हैं। ठीक है ना? कर्वेचर ऑफ द लेंस, कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना, इंक्रीजेज। कर्वेचर का मतलब लेंस मोटा हो गया है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या है? कि लेंस क्या हो गया है? मोटा हो गया है। तो लेंस यहां मोटा हो गया है, मोटा लेंस होने की वजह से पावर बढ़ गई है, फोकल लेंथ घट गई है, तो रेटिना से पहले ही बन जाती है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर सिलियरी मसल वीक होने से फोकल लेंथ बढ़ जाने का मतलब जो मसल है ना, वो पतला हो गया है, पतलापन आ गया मसल के अंदर। तो मसल यहां पर पतला होता है, लेंस यहां पर पतला होता है, यहां लेंस मोटा हो जाता है। ये फर्क है। ठीक है ना? कुछ फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। ठीक है? रिगार्डिंग द लेंसेस, कह रहा है इफ अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ आर पुट इन द कांटेक्ट, द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ ग्लास स्लैब। देखो कितनी फुद्दू बात लिखी हुई है। वो कह रहा है कि नेट
नेट पावर अगर आपको निकालनी हो तो आप P1 प्लस P2 करते हो, ठीक है ना। नेट पावर अगर आपने निकालनी हो तो P1 प्लस P2 करते हो। मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, बिल्कुल चिपका के रखे हुए हैं दोनों, है ना। तो इसकी पावर प्लस में लिखी जाएगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इसकी पावर प्लस में लिखी जाएगी। मान लो मैंने इसकी पावर लिखी +3 डायोप्टर, ऐसी लट कर ली, इसकी उतनी है, सेम फोकल लेंथ ना, सेम फोकल लेंथ तो सेम पावर, सेम फोकल लेंथ तो सेम पावर भी सेम, फोकल लेंथ भी सेम। तो इसकी जो पावर है उसका फोकस लेफ्ट साइड पर होता है, तो पावर भी क्या ली जाएगी, इसकी माइनस में ली जाएगी। तो मान लो -3 डायोप्टर है। अब आपने दोनों उठा के वहां रख दिए, अगर +3 और -3, तो क्या आंसर आएगा, 0 डायोप्टर आएगा। और 0 डायोप्टर का मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ भी क्या है, फोकल लेंथ इंफिनिटी हो गई है। यस और नो, पावर 0 हो गई है तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो गई। इंफिनिटी फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि स्ट्रेट बन गया है, ग्लास स्लैब जैसा बन गया है। ये फोकल लेंथ इसकी कहां चली गई, इंफिनिटी चली गई। सही बात है कि नहीं। तो इसीलिए वो क्या करेगा, ग्लास स्लैब की तरह करेगा। यानी लाइट जो है ना, ऐसे पड़ी, यहां सपोज करो जरा, लाइट ऐसे पड़ी, इसने कन्वर्ज करी, है ना, इस पर गिरी, है ना, तो इसने क्या कर दी, डाइवर्ज कर दी, और डाइवर्ज करके इसने सीधी निकाली, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, इसने डाइवर्ज करके सीधी निकाली। तो देखो हल्की सी डिस्प्लेस हुई है लाइट, बस लाइट जो है उसमें क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई है थोड़ी सी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल शिफ्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो स्लैब के अंदर ये देखने में आता है। आगे लिखा है, इफ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसका मैं आपको बताता हूं क्या शॉर्टकट है, देखो मान लो एक लेंस है, ये जितने भी केस है ना, आप सारे डिस्कस कर सकते हो ऐसे ही। यहां देखो ध्यान से, ये एक लेंस है जिसकी पावर P1 है, ठीक है, ये एक लेंस है जिसकी पावर P2 है, ये एक लेंस है जिसकी पावर P3 है। आपको इसकी नेट पावर बतानी है अगर, तो आप सीधा सीधा ऐड कर दो, आप सीधा सीधा ऐड, जितने लेंस लगाए जाए सबको सीधा सीधा ऐड कर दो, ठीक है ना। अगर चिपका के रखे हैं तो, और सर अगर चिपका के नहीं रखे हैं तो क्या करूं, अगर चिपका के नहीं रखे हैं बेटा, अगर चिपका के नहीं रखे हैं भाई, है ना, ऐसे रखा है और इससे मान लो थोड़ा सा डी डिस्टेंस पर, है ना, एक और लेंस रखा हुआ ऐसा, ठीक है, ये P1 पावर का, ये P2 पावर का, और आपने निकालना है P नेट पावर निकालनी है। दोनों को ऐड तो करेगा, है ना, लेकिन इसमें से कुछ माइनस भी करेगा। क्या माइनस करेगा, -D P1 P2, याद कर ले इसको, ठीक है, इसको याद कर लो, डिस्टेंस, ठीक है, और पावर, ठीक है ना। क्या करनी है आपने, माइनस कर देनी है, ठीक है, माइनस कर देनी है, ओके, ठीक है ना, माइनस कर देनी है आपने, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। और केसेस को डिस्कस करते हैं। इफ अ लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना, अगर एक लेंस को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना, विद अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे एक लेंस है आपका, आपने उसको बीच में से काट दिया, ऐसे यहां से आपने उसको बीच में से काट दिया, ठीक है, तो लेंस ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। तो हर पार्ट की फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, हर पार्ट की फोकल लेंथ जो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, हर पार्ट की फोकल लेंथ जो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। इफ अ लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स विद अ प्लेन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब ये देखो, ये एक लेंस है और आपने ऐसे काटा उसको यहां से, है ना, तो एक पार्ट ऐसा हो गया और एक पार्ट ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे काटा, तो पावर उतनी रहेगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, हाँ, फोकल लेंथ देखा, उतनी रही, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स अनचेंज, उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आया, यहां पर कर्वेचर में चेंज आया है, या कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। कर्वेचर के चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो अनचेंज रहेगी। एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ कॉनकेव लेंस, एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, ध्यान रखना, फैक्ट्स लिखे हैं सारे। व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ हायर डेंसिटी, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द नेचर ऑफ द लेंस रिवर्सेस, अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड वाइस वर्सा। When a lens is placed in a medium of equal density, it acts as a glass slab. देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक लेंस को आपने उसकी हायर डेंसिटी में ला करके रख दिया, ठीक है ना,
मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है लेंस की, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आपने ला करके रख दिया, ठीक है ना, तो नेचर जो भी होगा लेंस का ना वो रिवर्स हो जाएगा। अगर कन्वर्जिंग होगा तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग होगा तो कन्वर्जिंग। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको सारे ध्यान में रखने हैं। 7th आ गया ना, लेंस पे, हाँ मान लो अगर कोई लेंस है, ठीक है, आपने उसको उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है। मान लो इसका म्यू जो है वो 1 है या 1.5 है, तो इसका भी म्यू क्या है, 1.5 ही है, तो गायब हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगी नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन होती ही तब है जब डेंसिटी का कुछ अंतर होता है ना। तो यहां पर वो ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करेगा, मतलब लाइट घुसेगी ऐसे, है ना, लाइट घुसेगी ऐसे, कहीं और मुड़ेगी और ऐसे निकल जाएगी। समझ गए ना बात को? तो चलो बच्चों यार क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, माने म्यू जी, म्यू ग्लास दे रखा है आपको 3/2, है ना, और म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का दे रखा है आपको 4/3, और आपसे पूछ रहा है ग्लास का क्या होगा वाटर के हिसाब से, यानी म्यू ग्लास कॉमा वाटर, ये पूछा हुआ आपसे। तो भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यही तो करना है आपने। म्यू जी कितना है 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, तो यहां 4 और यहां 3, 3 ऊपर जाएगा 9/8 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 9/8। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. If mu of water is 1.33, find wavelength, frequency and speed of the light. ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से आया है बच्चा, ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो क्या रहा है कि एयर से, है ना, एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, से वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, उसमें एक लाइट घुस रही है ना, उसमें एक लाइट घुसी ऐसे, ठीक है, और उस लाइट की वेवलेंथ आपको बता रखी है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, यानी ये वाला लैम्डा, है ना, लैम्डा एयर आपको बता रखा है 589 नैनोमीटर है ना, 589 नैनोमीटर है, ठीक है। तो आपने क्या बताना है कि बाद में वेवलेंथ क्या होगी वाटर में लाइट की, स्पीड बतानी है आपने क्या होगी वाटर में, है ना, और आपने फ्रीक्वेंसी न्यू बताना आपने क्या होगा। तो सब आसान है, बड़े प्यार से निकल के आएगा ये, सब बड़े प्यार से निकलेगा, देखना जरा। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वाटर कॉमा एयर, है ना, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, वाटर का ऊपर और एयर का नीचे, है ना, और हम इसी को फर्दर आगे लिखेंगे तो वेलोसिटीज इसके इनवर्स रेशियो में लिखी जाती है ना, तो ऊपर लिखते हैं c और नीचे लिखते हैं VW, है ना, और इसी सेम रेशियो के अंदर लिखा जाता है लैम्डा, तो लैम्डा एयर ऊपर और लैम्डा वाटर नीचे, फ्रीक्वेंसी था वो कट गया आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। तो अब मुझे एक बार बताओ, म्यू वाटर दे रखा है 1.33, है ना, ये 1 है, c कितना होता है 3 × 10⁸, है ना, और यहां से VW निकल के आ जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो VW, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये ऊपर जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33 नीचे आएगा, आप कट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो एक चीज आपने फाइंड कर ली, क्या VW, है ना, लैम्डा W भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, लैम्डा ए आपको पता है कितना, लैम्डा ए कितना है 589 नैनोमीटर। तो अब इस बार आप ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो जरा, इस बार आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो आपका वेव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू, लैम्डा ए कितना है 589, है ना, और अपॉन में लैम्डा डब्ल्यू ऊपर जाएगा 589 डिवाइड में 1.33, है ना, ये नैनोमीटर में आंसर निकल के आ जाएगा इसका। तो लैम्डा डब्ल्यू भी निकल गया, ये भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, कैसे, v = लैम्डा न्यू, ये लगा के फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे आप, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी v बटा लैम्डा, v कितना है वो रहा 3 × 10⁸, है ना, अपॉन में 1.33, और लैम्डा कितना है 589 अपॉन में 1.33 से 1.33, इसलिए मैंने नहीं लिखा था वो, इसलिए नहीं काटा मैंने क्योंकि मुझे पता था कट जाना है भाई ये, है ना, और 589 नैनोमीटर में तो इसको मीटर में लेके आना पड़ेगा आपको, यानी 3 × 10⁸ ऊपर, है ना, और 589 × 10⁻⁹ ये नैनोमीटर में बेटा, है ना, ये नैनोमीटर में, फिर इसको आप कट करोगे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से काम करना है आपने, हर्ट्स में निकल के आएगा जो भी आएगा, है ना, हर्ट्स में, ठीक है। बड़े आगे समझ में आ गया कैसे करना है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इतना है 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास, देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को आप लिख सकते हो कैसे, वेवलेंथ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कॉमा एयर, एयर और ग्लास की बात हो रही है ना, हाँ बिल्कुल सही है भाई। वैक्यूम की, वैक्यूम और एयर एक ही बात है यार, वैक्यूम ले लो एक ही बात है ना, ग्लास और वैक्यूम बात एक ही है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर ग्लास और नीचे वैक्यूम, और एयर का भी वन होता है तो वैक्यूम का भी वन होता है, तो म्यू जी आपको दिया हुआ है 1.5 अपॉन 1, है ना। अब इसको आगे लिखेंगे तो वेलोसिटीज के इनवर्स रेशियो में, और उसी रेशियो के अंदर लैम्डा को भी लिखते हैं, है ना। तो नीचे आएगा लैम्डा ग्लास और ऊपर आएगा लैम्डा एयर, ठीक है। और लैम्डा एयर आपको गिवन है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है आपको, ठीक है ना। तो इस लैम्डा ए की जगह पर आप क्या लिखोगे, 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10, और यहां पर आएगा लैम्डा ऑफ लाइट इन ग्लास, वही तो निकालना है आपने, है ना, लैम्डा ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये किसके बराबर है, ये 1.5 के बराबर है। लैम्डा जी जाएगा ऊपर, है ना, 6000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में 1.5 आएगा नीचे, ठीक है ना। तो 1.5 चौके 6 होता है, ठीक बात है कि नहीं। 1.5 को 4 से गुना करूंगा, 1.5 को 2 से गुना करते हैं तो 3 आता है, 4 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। है क्या ऑप्शंस में कहीं, ए ऑप्शन में है भाई ये, ठीक है। समझ गए ना बात को, ये करना है आपने। कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट अ रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर डू नॉट इमर्ज आउट। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे, यहां ये कह रहा है कि इमर्ज आउट ना करे, यानी बाहर ना निकले। अब बाहर ना निकलने के लिए ग्लास से वाटर में जा रहा है, ठीक है ना। अब मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये वाटर है ना। ग्लास से वाटर में जा रहा है मतलब ऐसे जाए, ठीक है, और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल जो वो 90 आए, है ना। तो बाहर तो नहीं निकल रहा ना, पैरेलल निकल के जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो वो मिनिमम एंगल यानी क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है बेटा जी, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है, तो लगाओ जरा साइन आई बाय साइन आर, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसमें, जिसमें घुस रही होती है उसका, वाटर का, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू किसका, ग्लास का, जो कि होगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ये रहा, और म्यू जी भी दिया हुआ है 4/3 3/2, है ना। तो म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 4/3, और ग्लास का कितना है 3/2, तो 3 यहां और 2 ऊपर, तो 8/9, ठीक है ना। ये है आपका साइन आई बाई साइन आर का रेशियो, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो, ठीक है। अब आपसे ऐसा साइन आई पूछा हुआ है कि जिसके लिए आर 90 हो, ऐसा साइन आई जिसके लिए आर 90 हो, है ना। तो आर को आपने 90 पुट करना है वहां पर, तो साइन 91 हो जाएगा, और साइन आई बराबर किसके हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, ये बराबर किसके हो जाएगा 8/9 के, है ना। तो आई आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/9, ठीक है। तो ये क्या 0.88, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनडी का क्वेश्चन आया भैया, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉल्स है ये तो, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देखा आपने। इट कैन हैव 0 वैल्यू, 0 भी नहीं हो सकती कभी वैल्यू, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, कम से कम 1 रहेगा। इट इज यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल्स, एकदम झूठ है। यूनिटी का मतलब होता है 1, और 1 रहता है वैक्यूम और एयर के लिए बस, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन एकदम सही है कि वो 1 से ग्रेटर ही रहेगा किसी भी एयर से डेंसर मीडियम में अगर आप गए, और एयर सबसे रेयर है, एयर सबसे रेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा, 1 से बड़ा ही मिलेगा आपको। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस है पहली बात, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट वाला फोकस एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सी। अब इन तीनों में से देख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर बोल रहा है, पावर निकालने के लिए बोल रहा है, 100/f करना है आपको, और f को आप सेंटीमीटर में रखो कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 डिवाइड बाय -50 कटा -2 डायप्टर आंसर आया, ठीक है ना, सॉरी +2 डायप्टर आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो ए आंसर एकदम सही है। lemon kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size because of refraction of light। हमने डिस्कस किया इसको।
लेंस हैज अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू? कौन सी बातें सच्ची हैं लेंस के बारे में? ठीक है, पावर उसकी +2 डायोप्टर है ना, +2 डायोप्टर है, और प्लस होती है कॉन्वेक्स की, प्लस होती है कॉन्वेक्स की। राइट साइड वाला फोकस पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगी, है ना। तो लेंस कॉन्केव है ना, लेंस कॉन्वेक्स है, हाँ बिल्कुल कॉन्वेक्स है, हाँ, और ये भी कॉन्केव है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आप चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पावर होता है 1/f, और ये मीटर में कह रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भैया, 1/f यूज करेंगे, ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में तो पर 100 लेना पड़ेगा आपको। तो ये 2 है और ये 1/f है, तो f आ जाएगा हाफ, और हाफ का मतलब आ गया 0.5 मीटर, आधा मीटर, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। तो बच्चों ये था आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, है ना। सेकेंड लेक्चर था ये। थर्ड लेक्चर की भी आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, है ना, और फिर हम थर्ड लेक्चर के अंदर सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे। बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं, है ना, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड, खासकर जो 10th क्लास का जो टॉपिक था, है ना, और बाकी प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, है ना, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, डिफरेंट पिगमेंट से मिलाकर के कौन कौन से कलर बनते हैं, वो सारी बातें आप लोगों ने जो करनी है वो थर्ड लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।